आज का दिन अलग अलग बहुत तरीके से स्पेशल दिन है। 15 अगस्त भैया ने सुबह में जो फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे एक छोटा सा लेकिन बहुत ध्यानाकर्षण करे ऐसा मैसेज जो दिया कि भाई सही में हमको स्वतंत्रित होना है, तो इस स्वतंत्रित होने के लिए ही हम लोग इधर, स्व मतलब आत्मा, अभी हम शरीर से तंत्रित है, इसकी जगह पे आत्मा से तंत्रित होने के लिए आज ये छुट्टी का माहौल। बाकी ऐसे 3 दिन लाइन से छुट्टी मिलती है ना, तो हमेशा है ना ऐसी चीज़ याद नहीं आती है, ये तो और प्रोग्राम ही बन जाते हैं। लेकिन ऐसे 3 दिन का छुट्टी के बावजूद भी हम लोग जो इधर मिले हैं, इसका एक मतलब ऐसा होता है कि हमको सही में स्वतंत्रित होना है, स्वतंत्र होना है। तो ये हमारी लाइफ में प्रायोरिटी की बात जो दिखती है, तो ये प्रायोरिटी निकाल के ये हमको हमारा अध्ययन और हमारा जागृति है, हमारी प्रायोरिटी है, ऐसे लोग इधर आए हैं। तो सभी लोगों को विसनगर जीवन विद्या परिवार की ओर से नमस्कार करता हूँ। और दूसरा एक बड़ा दिन ऐसा है कि महेंद्र भैया का आज जन्मदिन है। हाँ तो मैं तो सभी की ओर से उतना ही बोलता हूँ कि शुभकामना तो भैया क्या है कि जागृति से नीचे की शुभकामना होती नहीं है, बराबर। और हम लोग सब चाहते हैं कि सबकी जागृति हो, और उसमें भैया की यात्रा जो है उसमें भी ये अगले साल में कुछ आगे प्रगति करके उन्होंने आगे बोला था कि 50 साल तक मेरे को इसको पाना है, तो भैया को 1 साल अभी मिलेगा। 49 पूरा हुआ, अभी 1 साल हम दे सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। तो ये शुभ दिन के लिए हम पहले दीप प्रागट्य करेंगे। तो भैया आप आइए, दीप प्रागट्य करते हैं। ऊपर सेकंड फ्लोर ऊपर, सेकंड फ्लोर ऊपर हॉलनी सामे। तो अभी बाबा जी को, माता जी को सब नमन करते हुए इसमें आगे अभी जब भी पापा की जन्मदिन होता है तो बच्चों को सबसे बड़ा आनंद होता है। तो आज आनंदी और देवम बेटा जी दोनों वंदना गाएंगे। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ
प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित में थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, सबके सुख की कामना रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना, पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। आज डैडी जी का बर्थडे है। हमने देखा कि वो खुद समझने के लिए और दूसरे को समझाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारा जीजी स्कूल के बच्चे, अध्यापक जी और अध्यापिका जी आइए और हम जन्म गीत का गाना गाएंगे साथ में। नमस्ते सभी को। जन्मदिन की आपको भेंट अर्पण क्या करे, करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे। जन्मदिन की आपको पूर्णता में हो गति,
इस समझ की राह में साथ में हैं हम सभी, करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे। जन्मदिन की आपको भेंट अर्पण क्या करे, करके तन मन धन सदा शुभ मार्ग शुभता से भरे, मार्ग शुभता से भरे, मार्ग शुभता से भरे। धन्यवाद। अभी आप शुरू कर सकते हैं। अभी बहुत मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अभी शुरू करें। लेकिन दीदी आप रखिए थोड़ा। हाँ हाँ, आपको रखना चाहिए। देखो ये भी क्या मतलब आपको रखना है तो टाइम की भी आप मतलब ये मत सोचो कि टाइम लेट हो रहा है, ऐसा मत सोचो, आपको कुछ रखना है। कोई करते हैं, आप लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कितने लोग हैं जो महेंद्र भैया को फर्स्ट टाइम वैसे सुन रहे हैं और फर्स्ट टाइम मतलब उनको परिचय नहीं है, ऐसे लोग? वैसे बहुत कम लोग हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में परिचय दे देता हूँ। तो शुरू करें, आप लोगों का इजाज़त है तो? मैं भैया का ज़्यादा तक सब लोग पहचानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो आपको नहीं जानते, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपका परिचय रख के भैया। तो भैया का नेटिव है वाराणसी के, मतलब वाराणसी के है, और भैया ने आगे की बहुत सी सब यात्रा करते करते 2004 में वो जीवन विद्या से उनका जुड़ना हुआ, और उसके बाद उनकी शादी हुई, और 2006-7 में आप कनाडा गए ना? 7 में, हाँ 2007 में वो फिर कनाडा गए, और कनाडा जाने के बाद में भी हर साल जितनी भी छुट्टी होती थी तो वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से अमरकंटक और अमरकंटक से डायरेक्ट कनाडा, जितना मतलब टाइम मिलता था वो उतना उन्होंने बाबा जी के साथ बिताया, और कोई जगह पे नहीं, मतलब वही। और छुट्टी, उधर की छुट्टी दीदी के हिसाब क्या कि दीदी उधर कनाडा गवर्नमेंट में उधर जॉब कर रही थी, टीचर, एज अ टीचर, तो ये छुट्टी भी मिलती थी, और छुट्टी के साथ साथ में जितना भी लीव विदाउट पे जितना मिल सकता है उतना लेके उन्होंने कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 8 महीना, जब भी ये बच्चों का जन्म हुआ तभी वो टाइम पे उधर जो मैटरनिटी लीव वगैरह जो ज़्यादा रहती है, तो वो टाइम पे 8-8 महीना तक उन्होंने बाबा जी के साथ में उधर बिताए, उनके घर पे रह के। तो एक जागरूक मानव का आचरण क्या होता है, और वो सब है ना, हम जब भी मानव व्यवहार दर्शन पढ़ते हैं तो ये जागरूक मानव का आचरण ही पढ़ते हैं, लेकिन जब ये कुछ जागरूक मानव को जीते हुए, जब भी सुबह शाम पूरे दिन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे किसके साथ क्या बात करते हैं, वो बात मैं ऐसा मानता हूँ कि जागृति के लिए, हमारी जागृति के लिए वो जो संस्मरण है, वो संस्मरण वो काफ़ी ज़रूरी है, क्या कि खाली पुस्तक से होता नहीं है। ये पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो उसके लिए अनुमान बनाने के लिए
बाबा जी उसके पीछे क्या कह रहे हैं, वो अनुमान बनाने के लिए एक जागरूक मानव के साथ में जो इतना रहना हुआ, वो मेरे को भी लग रहा है कि भैया की आगे की यात्रा में वो बार बार बात करते हैं कि ये बाबा जी के साथ जो रहना हुआ उससे काफ़ी मतलब उनकी यात्रा में सहाय रूप हुआ। तो भैया दीदी दोनों पहले से ही शिक्षा से जुड़े हुए थे और शिक्षा में ही काम करना चाहते थे। तो आज कनाडा में रहते हुए भी दोनों बच्चों की शिक्षा हम उधर की जो ट्रेडिशनल शिक्षा नहीं देते हुए बच्चों को यही शिक्षा हम देंगे। तो मैं इसके पर से ऐसे मतलब बोल सकता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन सूचना के रूप में पाना और जितना भी समझ में आया वो जीने में लाना। तो आज ऐसे समय में आज समझो कि आनंदी बेटा जी वो 14 साल की हुई, 14 साल की हुई ना आनंदी बेटा जी, हाँ 15 साल। तो आज 15 साल के पहले ऐसे भी सोचना, मतलब समझो कि 15 साल मतलब 12 साल के पहले कि भाई नहीं ये बच्चों को हम यही शिक्षा देंगे कनाडा में रहते हुए। नहीं तो आज भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स ऐसे ही पूछते हैं मैथ्स का क्या, साइंस का क्या, आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। वो बात जो आज की डेट में भी हम इतनी चिंता करते हैं, तो वो टाइम पे उन्होंने ये निर्णय, दोनों ने मिलके ये निर्णय जो लिया कि हमारे बच्चों को हम यही शिक्षा देंगे। और शायद वो बाबा जी के साथ में रहते हुए बाबा जी ने कोई पूछ लिया था कि आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे। तो वो टाइम पे भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा इतना मालूम नहीं था, लेकिन बाबा जी को बोला कि हम बाबा जी यही शिक्षा देंगे। अभी कोई जागरूक व्यक्ति के सामने ऐसे बोल दिया तो फिर करना ही चाहिए। तो वो हिसाब से उन्होंने बच्चों की शिक्षा की और उसके साथ में अपने बच्चे नहीं, ये पूरे मानव जात मतलब के जो है उसमें बच्चे सबको ये कैसे मिले, उसके हिसाब से सोचते सोचते उन्होंने बाबा जी ने जो अभ्यासक्रम दिया था वो अभ्यासक्रम पे काफ़ी काम किया। उसके पर जो पेडागोजी, टेक्सोनॉमी और इसके पर पूरा काम करके उन्होंने ये कैसे अभी के समय में कैसे धरती पे उतारा जाए उसके हिसाब से काफ़ी दोनों ने मिलकर काफ़ी काम किया। और ये करने के बाद में उसको सही में कोई स्कूल में उसको मतलब पूरा क्रियान्वयन करने के लिए इसको वो सोच रहे थे। और वो उसकी जो यात्रा थी वो गति में उनका जो मन था कि हम इसको ऐसे लाना है, धरती पे लाना है। और जो भी हमारा जो पेडागोजी, टेक्सोनॉमी और हमने जो कैरिकुलम बनाया है उसको एक स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है और इसका प्रयोग करना है। तो वो प्रयोग के हिसाब से उन्होंने विसनगर को चुना और फिर ये उधर से इधर शिफ्ट हुए कि हमको ये स्कूल खड़ी करनी है। तो मैं तो खाली ये बात इसके लिए कह रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन की बात होती है, साथ साथ में हमारे लिए भी प्रेरणा की बात होती है कि हम भी, हमारा कोई ना कोई कंफर्ट जोन में हम भी है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनाडा में पीआर मिले इसके लिए कोशिश करते हैं और उधर ही हमको जॉब मिले, उधर ही हमारा सब कुछ होए, इसकी कोशिश की जगह पे उधर सब पूरा कंफर्ट जोन छोड़ के इधर भारत में आके ये सब चीज़ मतलब करना, वो मेरे लिए तो बहुत प्रेरणा की बात है। तो उनको देखते ही ऐसा लगता है कि ये निष्ठा इतनी होती है तभी फिर मतलब समझो कि ये बात साकार हो सकती है। तो वो निष्ठा से पूरा फैमिली इधर शिफ्ट हुआ और दीदी और भैया दोनों स्कूल देख रहे हैं। इसमें दीदी का रोल स्कूल का डे टू डे में जो भी सब अध्यापक जी के साथ में जो भी उनका रोल है वो दीदी का बहुत महत्व का रोल है। और उसमें हमको सब जो हमारे टीचर्स लोग हैं और बच्चे लोग हैं उसके साथ मतलब जो भी दीदी ने जो हिसाब से काम करते हैं वो एकदम हमको भी प्रेरणा मिलती है और सब टीचर को भी प्रेरणा मिलती है
कि इतना धैर्य के साथ बच्चों के साथ जो काम करने का उनका तरीका है, तो ये बहुत भी प्रेरणादायी बात है। तो ऐसे करके अभी लास्ट दिवाली पे कार्तिकी पूर्णिमा से स्कूल इधर चालू हुआ है और स्कूल इधर चल रहा है, और उसका फिजिकल बिल्डिंग बाजू की जो जगह है उसमें अभी बन रहा है। तो हम लोग शायद ऐसे सोच रहे हैं, इस साल बारिश ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से वो बिल्डिंग में स्कूल हो जाए। वो हिसाब से सभी लोग कोशिश करते हैं। तो ये स्कूल जो खड़ी हो रही है उसके लिए भैया का और दीदी का बहुत बड़ा रोल है। सभी टीचर मिलके करते हैं, लेकिन कोई आगे होता है उसके पीछे पीछे करने वाले हम सब लोग हैं, लेकिन भैया का रोल बहुत बड़ा है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए भैया को निवेदन करता हूँ कि भैया आप अभी आगे शुरू कीजिए। सभी को नमस्ते। जन्मदिन की इतनी बढ़िया शुभकामना और इतना अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। तो हमारे विद्यालय के सभी जो अध्यापक और बच्चों ने गीत गाया, उससे मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो बहुत अच्छा। तो सबसे पहले बात शुरू करने के पहले मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी, सुनाई दे रहा है? मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी श्री ए नागराज जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम लोग आज यहाँ जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसके पीछे अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति का बड़ा हाथ है, और उन्हीं के कारण शायद ये सब हो भी पा रहा है। वो हैं बाबा जी। तो बाबा जी को स्मरण करते हुए, उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, लेकिन इस पूरी जर्नी में बाबा जी अकेले नहीं हैं। उनके साथ शुरू से ही माता जी साथ में खड़ी रहीं। यदि माता जी ना होती तो शायद यह साधना सफल होने में कठिनाई भी हो सकती थी। तो माता जी ने बाबा जी का हर कदम पे साथ दिया। तो आज के इस शुभ अवसर पे माता जी को भी नमन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और बाबा जी माता जी के जो अथक प्रयास से ये जो सफल हुआ, उसको मूर्त रूप में दिखाने के लिए एक पूरा परिवार चाहिए। और ये जो दर्शन है जो दुनिया को दिखाई दिया, वो शायद इसलिए नहीं खाली कि बाबा जी बता रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि एक पूरा परिवार है जो इसमें समर्पित है, और जैसा भी समझ है उसमें जीने के लिए पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। तो बाबा जी के परिवार के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और नमन। इसके बाद मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ उन सुपथ प्रदर्शकों का जो मेरे अध्ययन में सहयोगी बने, क्योंकि इस दर्शन को डायरेक्ट मैं बाबा जी से नहीं समझ पाया हूँ। इस दर्शन की सूचना मुझे जो हमारे अग्रज हैं, जो हमसे पहले बाबा जी से जुड़े रहे, उन लोगों ने पूरे समर्पण के भाव से वो दर्शन को ऑलरेडी कर रहे थे। तो सन 2004 में पहले बार मेरा शिविर हुआ मसूरी में। तो लगभग 21 साल हो गए शिविर किए। और पहले शिविर के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं एक कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरे समझने में। तो उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञता, जिनके कारण मेरे समझ होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है। ये जो सारी समझ है, इस समझ को इसलिए मैं कर पा रहा हूँ या आगे कर पाऊँगा,
मैं देखता हूँ, अभी मैं लंबे समय से कनाडा में था तो मेरी माँ के साथ उतना रहना नहीं हो पाता था, लेकिन पिछले 6-7 महीने में थोड़ा ज़्यादा रहना हुआ। तो बचपन में कई बार हमको याद भी नहीं रहते हैं कि कैसे उन्होंने पाला होगा, क्या करती होंगी। तो इस आयु में भी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं वो, और वो खुद एक शरीर का देखा जाए तो उनकी आयु हमसे ज़्यादा है, लेकिन घर में मुझे बहुत ध्यान रखती हैं। और पता नहीं क्यों इधर पिछले कई हफ्ते से ऐसे लग रहा है कि इन्होंने बहुत किया होगा पहले, जो मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन जब अभी देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो भी एक टेंडेंसी अध्ययन करने की बनी होगी, किसी चीज़ को पाने के लिए जो एकदम उत्कट मेरे अंदर चलता रहता है, वो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सब कुछ करता धरता मैं हूँ। मेरे पिताजी का तो मुझे स्मरण ज़्यादा नहीं है, भले ही वो मैं जब 15 साल का था तो शरीर शांत हो गया, लेकिन हमारी स्मृतियाँ में ना बहुत ज़्यादा है नहीं। और शायद मेरी मम्मी का भी नहीं रहता, लेकिन अभी 6-7 महीने देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खूब किया होगा, तभी सभी बुराइयां मेरे होने के बावजूद कुछ अच्छाई मेरे अंदर आई, जिसके कारण मैं दर्शन को समझ पाया, पहचान पाया, कोई सार्थक चीज़ है। तो आज के इस शुभ दिन पर मैं अपनी माताजी के प्रति भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। खड़े इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ अकेले में कर पाऊँगा। जो भी काम होता है एक सम्मिलित प्रयास में होता है। और 2007 से जो व्यक्ति मेरे साथ, 2005 से एक्चुअली जो व्यक्ति मेरे साथ सबसे ज़्यादा है, लगभग कई साल तो ऐसे रहे कि 24 घंटा में 24 घंटा ही हम लोग साथ में ही रहे। और नियोमी मेरी जीवन संगनी बनने के बाद मैं तो बनारस का हूँ, थोड़ा मेरी जो प्रवृत्तियाँ हैं उस प्रवृत्तियों में काफ़ी रफनेस भी है। मुझे यूपी में रहने से आपको पता ही है गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ऐसे कल्चर है, शायद गुस्सा करने का कल्चर है, बात बात पे बिफर जाना, या फिर कई सारी अहमताएं रहती हैं। बहुत सारी मेरे अंदर कमियां हैं और अभी भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस कमियों को सबसे ज़्यादा जिसने झेला है, और झेला इस तरह से कि मुझे एहसास नहीं होने दिया कि तुम गलत हो, और वो है नियोमी। और मैं कई बार अपनी प्रवृत्तियों को देखता हूँ तो लगता है कि ये नियोमी के अलावा अगर कोई और रहता तो निभना बहुत मुश्किल है। तो मैं भले ही कहूँ कि मैं संबंध में बहुत अच्छे से जीता हूँ, लेकिन संबंध में जो मुझे उपलब्धि हुई उसका पूरा श्रेय एक्चुअली नियोमी को जाता है। उसकी शालीनता को जाता है, उसकी सौम्यता को जाता है, उसकी धैर्य को जाता है। बहुत ही धैर्य के साथ उसने मुझे बहुत सहा है एक्चुअली। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नियोमी मेरे लाइफ में आई एक्चुअली। शायद मेरा अध्ययन हो नहीं पाता। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये सारी जो इंसिडेंट हुए, जिससे मिलना हुआ हमारा, अगर वो नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अध्ययन कर पाता। तो जो मेरे अंदर अभी भाव आ रहा है, उस भाव को तो मैं व्यक्त करता हूँ। नियोमी के प्रति कृतज्ञता का भाव आ रहा है। बहुत मेहनत किया इसने।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में जो पहली बार सबसे ज़्यादा दर्शन को पढ़ने की जो तीव्रता बनी, वो तीव्रता जब आनंदी पैदा हुई, मैं खुशी से इतना रोया कि मैं लाइफ में इतना रोया ही नहीं था, पता नहीं क्यों। बहुत रोया, बहुत रोया। और मुझे लगा कि मेरे सामने एक संतान है, और मुझे पहली बार एक दायित्व का बोध हुआ कि ये जो संतान है इसको समझदार बनाना है। और मुझे मालूम था कि मैं समझा नहीं हूँ, जबकि हमने 5 साल लिए उसके पैदा होने के पहले। लेकिन जब वो आई तो मेरे अंदर अचानक से एक बड़ी तीव्रता आई कि भैया इसको पार पाके कैसे भी इसको हमको आगे बढ़ाना है, ताकि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूं और वो कह सके कि पिता होने के नाते जो मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, मैंने पूरा किया। और मैं कुछ गलती नहीं करना चाहता था। शायद ही मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे लगता है हर पेरेंट्स जो पहला संतान होता है उसमें ये फीलिंग तो आती ही होगी कि मुझे जो बेस्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो जिसको मानता होगा उसको पूरा देने का सोचता होगा। तो शायद वही फीलिंग थी। हमारे पास संयोग से एक दर्शन है, तो उस दर्शन के आधार पर मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना है। फिर बाबा जी के यहाँ गया तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हारे घर में एक ही क्या पुण्य, हाँ, एक यशस्वी बालक का जन्म हुआ है। ये बाबा जी के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक यशस्वी बालक का जन्म हुआ है और ध्यान देना। तो मेरे अंदर और भी एक ऐसे दृढ़ निष्ठा हुई कि मुझे इसमें गलती नहीं करना है। मुझे तो ये जो दर्शन है उसके साथ न्याय करते हुए उसको मैं क्या पहुंचा पाऊँ, वही मुझे करना है। लेकिन क्या होता है, ऐसे फीलिंग आते हैं और कुछ समय बाद थोड़े चले भी जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। जब वो पैदा हुई 3 महीने के हो गई तो मैं बाबा जी के यहाँ लेकर आया था और हम लोग करीब 6-7 महीना रहे। बाबा जी ने उसका अन्नप्राशन कराया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनको अनुभव ज्ञान हुआ, उस दिन बाबा जी ने अपने हाथों से उसका अन्नप्राशन कराया। और मैं दिल्ली में था 1 दिन पहले ही, तो मुझे बुलाया कि नहीं तुमको आज ही आना है, कल इसका अन्नप्राशन होगा। तो मैं ऐसे मालूम है, तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर बोला। और बाबा जी के साथ वहाँ रहते हुए मुझे अच्छे से पहला जो किताब उसने खोला, और जिसका फ़ोटो हमारे पास अभी भी है, वो है मानव व्यवहार दर्शन। पढ़ना तो नहीं आता था, छोटी है, लेकिन पकड़ करके ऐसे, और थोड़ी बड़ी हुई तो हम लोग हर साल जाते थे। आनंदी ने बाबा जी से सबसे पहला प्रश्न पूछा, वो है श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है। और संयोग की बात क्या है कि आज अध्ययन अभ्यास शिविर है, आज स्वतंत्रता दिवस है, हम स्वतंत्रित होने के लिए यहाँ आए हैं। और पहली बार आनंदी बेटा ने अपना मन बनाया कि मुझे अध्ययन अभ्यास शिविर में बैठना है। तो मेरी बात तो उससे बहुत होती है, और मुझे बोलती कि डैडी आपको प्रमाणित होना है, तो आपको तो समझा कर ही होगा हमें। तो उसने अपने समझने का पूरा मन बनाया है। तो मेरे लिए जो इस जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हमारे आनंदी बेटा हमसे अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
तो आनंदी बेटा अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आज का। उसके बाद बात आता है देवम का। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार का अनुकरण करते हैं, प्रवृत्तियां जैसी भी हो, लेकिन कहीं गहरे में परिवार की स्वीकृति रहती है। और भाई बहन में एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बड़ा होता है उसके अनुसार छोटा करने के लिए धीरे धीरे अपना मन तो बनाता ही है। तो देवम बेटा में भी बहुत सारा मौलिक प्रतिभाएं मैंने देखा है और बहुत सिंसियर बच्चा है। थोड़ा छोटा है, लेकिन आनंदी बेटा जी का ये जो संकल्प बन रहा है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में उसके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। तो इस परिवार के साथ कुछ और लोगों को स्मरण करना चाहूँगा। उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर आर्थर क्लार्क। डॉक्टर आर्थर क्लार्क अमेरिका के हैं, वैसे मूलतः जन्मे हुए। जॉन हॉपकिंस में वो प्रोफेसर रहे मेडिकल कॉलेज में, और फिर कैलगरी यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक वो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट रहे, उसके पहले न्यूरोसर्जन रहे वो। और उनसे मेरा संपर्क लगभग 2009 में हुआ पहली बार। मेरे पिताजी का तो शरीर बहुत पहले ही शांत हो गया, तो मुझे बहुत स्मरण नहीं है, लेकिन एक पिता की भूमिका में वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि याद करना ज़रूरी है कि एक पिता के रोल में जिन्होंने बिल्कुल कोई सेल्फिश रीज़न नहीं, प्योरली मेरा प्रोटेक्शन करने वाले व्यक्ति, और जितना उन्होंने किया है शायद जल्दी कोई पिता भी ना कर पाए। तो उन्होंने मेरा हर कदम पे बहुत ही संरक्षण किया है, मुझे हमेशा मार्गदर्शन भी दिया जो उनको लगता है। और जो इतना मुझे आज आज़ादी मिल पाई है कुछ करने का, उसमें जो सबसे बड़ा रोल एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मेरे मम्मी के अलावा मेरे परिवार, वो है आर्थर क्लार्क। तो डॉक्टर आर्थर क्लार्क को भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इसके बाद हमारे पास दो और लोग हैं। एक है स्पेंसर, 12 साल से है हमारे साथ। उसको हमेशा लगता है कि हमने उनके लिए काफ़ी किया है, लेकिन ये उल्टा भी है। अभी भी हम लोग यहाँ हैं तो कहीं भी आप रहते हैं उसमें कुछ आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, और उन आर्थिक ज़रूरतों को यदि हम पूरा होते हुए ना देखें तो शायद मैं ये जो समय निकाल पा रहा हूँ ना निकाल पाऊँ। तो स्पेंसर मतलब कई बार लगता है कि जैसे कोई भाई होता है या उससे ज़्यादा वो मेरे लिए करता है, और उसके कारण से मैं इतना फ्री हूँ, कर पा रहा हूँ। नहीं तो करंट वर्ल्ड में पैसे का दबाव बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसा नहीं होता है कि 100% आपको फ्री कर दे और खुद ही करता रहे, है ना। ऐसा बहुत कम होता है। और स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर में पला बड़ा हो, जिसकी संस्कृति में बहुत, और हम बहुत बार बहुत ही बायस्ड होते हैं। इंडिया को लेकर बहुत ही अलग तरह की कल्पना, वेस्ट को लेकर बहुत अलग तरह। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो ईस्ट और वेस्ट दोनों का संयोग है। और घर मेरा जो चल रहा है उसमें स्पेंसर ने बहुत काम किया है, आज भी करता है। और इस तरह से करता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, और उसको कुछ चाहिए तो भाई दे दो, क्या दे सकते हो, उस तरह से करता है वो। और वही नहीं, उसकी पत्नी जो फ्रांस से है, एस्टेल, वो भी
उसके साथ वैसा ही करती है। तो हमारा परिवार इन सभी लोगों के साथ एक परिवार है, जिसके कारण हम ये शिविर भी कर पा रहे हैं, विद्यालय चला पा रहे हैं, ये सब हुआ। और इन सभी परिवारजनों को याद करने के बाद कुछ और लोगों का स्मरण करता हूँ। क्या होता है कि कब जब आप समझ लेते हैं तो कई बार परिवार वालों का तो भरोसा रहता ही है, और अगर कई बार आप ठीक ना भी करें तो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उसमें 2-4 लोग और हैं, नाम तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ बैठे हुए जैसे दशरथ भाई हैं। दशरथ भाई ने पहली बार मैं जब मिला, मेरी इनसे बहुत बात होती है। एक्चुअली क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे बहुत बातें होती हैं। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा शेयरिंग है डे टू डे में, वो दशरथ भाई से है। और हर व्यक्ति का अपना एक रुझान होता है। मेरे साथ जो बात होती है वो बहुत ही लिमिटेड दायरे में ही बात होती है। हम लोग ऐसा कुछ भी बात नहीं करते हैं, दर्शन की बातें होती रही। तो वैसे भी मेरे पास अभ्यास ये है कि हमारे पास जो भी रहेगा बात उसी की चलती रहती है। तो दशरथ भाई ने पहचाना और मुझे विसनगर में आने का आमंत्रण दिया, और ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आकर बात रख पाऊँ। इनके इस प्रयास के कारण एक और बड़ी टीम से मिलने का अवसर मिला। और आज के समय में ये जो टीम है, जो विद्यालय में लगे हैं, और उस टीम में एडमिन के बहुत सारे लोग हैं और अध्यापक हैं। और जो मेरा ये टीम है अध्यापकों का, मुझे बहुत सॉलिड टीम एक है जिसके साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो काम कोई अकेले में नहीं होता है, काम तो मिलजुल कर होता है। तो ये जो पूरी टीम है, जो दशरथ भाई के प्रयास के कारण हमको मिल पाया है विसनगर में, उस पूरी टीम, साथ में दशरथ भाई, उनके प्रति भी कृतज्ञता। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है फिजिकली, लेकिन उनका सपोर्ट तन से, मन से और धन से, तीनों से खूब है। और उसमें एक व्यक्ति को मैं ज़रूर याद रखूँगा, वो है उम्मेद भाई। वो है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए लंबे समय से उम्मेद भाई मेरे हर कदम पे बड़े सहयोगी रहे हैं। और शायद दशरथ भाई के पहले जिससे मेरी सबसे बात होती थी ज़्यादा, वो है उम्मेद भाई। तो उम्मेद भाई का हमारा संबंध थोड़ा अलग तरह का है, एक फ्रेंडशिप भी है, एक दर्शन से भी जुड़ा है। तो उम्मेद भाई नहीं है, फिर भी याद इसलिए करता हूँ क्योंकि इस पूरे समय में जब से मैं उनसे मिला हूँ, 10-12 साल हो गया होगा। मैं जब कनाडा में भी था, तो कनाडा में रहते हुए इंडिया से जिससे सबसे ज़्यादा मेरी हर दिन की बातचीत है, वो उम्मेद भाई है। और कुछ नहीं, उनको पूछना है कुछ, ये क्या होता है बताओ, वो क्या होता है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, मेरा एक जुड़ाव भारत से हर दिन बना रहा। और उम्मेद भाई का हर दिन का जो कॉल है, हर 1 या 2 दिन में वो करते ही करते हैं। तो उनको भी याद करना चाहूँगा। बाकी सभी लोग हैं ही, सुरेश भाई हैं, बाकी सभी लोग हैं, दिनेश भाई हैं, बोनी भाई हैं। तो सभी के प्रति कृतज्ञता। और ये जो पूरा अभी अध्ययन सत्र होने वाला है, ये अध्ययन सत्र को मैं अकेला प्रबोधन नहीं कर रहा हूँ। ये सत्र इसीलिए हो पा रहा है कि आप सभी लोग हैं। तो एक्चुअली इसके लिए आप लोगों को भी बहुत कृतज्ञता कि आप हमको अवसर दे रहे हो। और सभी को स्मरण करते हुए नियोमी शायद कुछ बात रखना चाहती है। आ जाओ, रखो। अच्छा, ठीक है।
बोल दो, ले लो, गो अहेड, आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, हम तो हैं ही ना, साथ हैं। क्या एक्चुअली क्या बोलूँ अभी मुझे नहीं पता है। या मतलब बहुत सारी चीज बोलने का है, लेकिन ऑन द स्पॉट तो क्या बताना, और मैं खूब रो रही थी तो अभी I just need एक मिनट. My mouth is बहुत सारी स्माइलिंग भी होता है तो अभी थोड़ा रिलैक्स करना. You know when you smile for a long time तो थोड़ा कभी कभी दर्द भी होता है, थोड़ा सा है. और also रो रहे थे तो खूब, तो अभी थोड़ा तो मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे लिए मैं बहुत sorry, I just feel like I'm going to cry really hard इसलिए, but ठीक है, भाई जी आपने बोला तो हाँ, मतलब श्रीमान जी पूरा पता है, लेकिन लाइफ सॉरी, आपका धैर्यवान है धैर्यवान है आप सब लोग का पक्का? अगर नहीं तो मैं बैठूंगी. ओके ओके. हाँ, मैं सोचा कि जब आप बोल रहे थे अभी श्रीमान जी, मतलब लाइफ बहुत सुंदर चीज है. एक साथ मिलकर कि एक प्रयोजन के साथ चलना बहुत मतलब बहुत सुखद चीज है. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि हम श्रीमान जी है हमारे साथ, और हम मतलब 20 साल हमारे शादी है ना, तो 20 साल कितना बहुत जल्दी भी गए समय. और हमारे शुरुआत से अभी तक तो काफ़ी हमने साथ मिलकर जो भी चीज़ हमने किया तो हर चीज़ साथ में था. और मुझे बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे साथ हैं. मुझे लग रहा है अगर हमारे साथ थे तो नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं बोलना क्योंकि हम साथ में हैं तो नहीं बोलना कि अगर हमारे साथ नहीं थे, मतलब साथ में है तो हम ही साथ में तो ही हम कुछ कर पाते हैं. और आपका बर्थडे है श्रीमान जी, तो फर्स्ट मैं बहुत कृतज्ञ हूँ. मुझे पता है हमारे विकास के लिए तो आपका रहना बहुत बहुत ज़रूरी है. आपका मतलब 20 साल से, अगर श्रीमान जी आपने देखा जब हमारी शादी किया इस समय, मतलब 20 साल और अभी इनका स्थिति मतलब काफ़ी, मैंने क्या बताया आगे, मेरा शब्द थोड़े हिंदी में कम है इसको बोलना, कुछ फीलिंग है लेकिन शब्द नहीं आ रहे, पर आप इतना इंग्लिश में बोल दो. हाँ, लेकिन सब लोग नहीं समझेंगे तो फिर भी हिंदी में बोलेंगे. नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि पूरा नहीं समझो तो थोड़ा हाँ, मतलब 20 साल से श्रीमान जी वो ने क्या किया खुद की परिवर्तन के लिए, ये बहुत गर्व की बात है. ये बोलते क्या बोलते, गर्व की बात है.
श्रीमान जी, हाँ, इनका निष्ठा एक सबसे मतलब बहुत बड़ी स्टूडेंट, और मुझे भी प्रेरणा मिलती है क्योंकि मुझे भी और अच्छा स्टूडेंट बनना है। सॉरी, मैं लाफिंग कर रही हूँ, मैं क्राइंग। आपको अब मैंने बताया कि मैं रोएंगे, पर चलो तो ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। नो, पर हो गया, नहीं हो पाया तो अगर ऐसे तो ये भी ठीक नहीं है। Okay, बोलो। इसके बीच में स्टार्ट करने एकदम। भाई जी ने बताया कि कुछ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। जब कुछ अच्छी बात है तो मेरे लिए बहुत जल्दी मैं रोती हूँ। ज्यादा नहीं बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। पर ना जब मैं हूँ तो यहाँ पे एकदम रोकना मुझे ठीक नहीं लगता। इसको नहीं, finish पूरा करना। करो पूरा करो। Anyway, I just feel like जिस निष्ठा के साथ कि आप बाबा जी के साथ रहा, जिस निष्ठा कि आप एक अच्छा स्टूडेंट बन गया, मतलब स्पेशली 4-5 साल से जिस तरीके की आप शोध किया, मुझे लग रहा है काफ़ी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसके लिए मैं धीरे धीरे देख पाया हूँ कि मैं और विश्वास के साथ मैं कार्य हूँ कि मैं भी समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बिना शिवन जी हमारे साथ में, तो मैं आगे मतलब समझना मुझे लग रही आपके साथ मुझे करना है। कोई मतलब अगर नहीं था, नहीं ये नहीं बोलना, अगर साथ में है तो ही हमारा और आगे हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक और अच्छा स्टूडेंट बना है। मैं भी बाबा जी के साथ रहा। बनना नहीं हो। हाँ, She's a very good फिर भी- student। हाँ हाँ, और अच्छा से हो सकते हैं ना। हाँ, वो तो है। पर आपके देखने से काफ़ी प्रेरणा मिला, विश्वास भी मिला कि मैं भी पा सकती हूँ साथ मिलकर। मैं भी बाबा जी के साथ रहा, बट शुरुआत में मैं हिंदी भाषा मुझे नहीं पता था, तो श्रीमान जी पूरा मैंने को सहयोग कर पाए कि मैं इट्स नॉट अबाउट द हिंदी भाषा, मतलब मुख्य बात कि मैं जो भी इस समय कोई अंग्रेजी की वांग में नहीं था, इस समय कोई अध्ययन शिविर नहीं था। तो श्रीमान जी वो हमारे हस्बैंड हैं, लेकिन एक प्रकार का हमारे टीचर भी हैं। एक साथ मिलकर कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा चीज़ जो भी पढ़ना हिंदी में या दर्शन के साथ जो भी वांग में बाबा जी ने कुछ बताया, तो हर समय वो शेयर करते थे हमारे साथ, और साथ में मिलकर कुछ पढ़ना है। तो एक विश्वास है कि मुझे पता है कि आप पाएंगे, ये पक्का है, मुझे पता है, और मैं पूरा है आपके साथ हमेशा के लिए। बहुत सारी चीज़ की मैं सीखने को मिला आपके साथ, क्योंकि 20 साल एक साथ में है। इनका पूरा प्रक्रिया शुरुआत से यहाँ, तो काफ़ी चीज़ मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने प्रेरणा मिला और हमारा आगे का अध्ययन के लिए बहुत सहायक रहेगा। बस बहुत सारी और है, लेकिन अभी हेड हैवी है रोना से। बट श्रीमान जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि हम साथ मिलकर इस पूरा शरीर का यात्रा एक साथ में, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने मिला और बाबा जी के साथ मिलकर हम इनके साथ रहा है, तो ये भी पूरा हमारे स्मरण में है। और मेरा चाहने के साथ मिलकर हम आगे बढ़ पाऊँ, और जो भी जागृति को पाना कि आप पालेंगे, और आप मेरे को हाथ जोड़कर साथ पकड़कर। मिलकर हम भी साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी और है, भाव है, बट
कुछ अधूरी मतलब के कारण नहीं पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन बढ़िया बढ़िया श्रीमन जी। हाँ। हाँ, क्या स्टेटमेंट आपने ब्रेक का बोला? टाइम भी कब है? रो की बो क्या ब्रेक का बोला? टाइम रोलो या बट बोलो तो मैंने कर लिया, लेकिन इतना अच्छा से नहीं निकाल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। बताइए भाई जी। तो भैया के जन्मदिन के लिए दिल्ली से हमारा सीमा दीदी मिठाई लेके आई है। हाँ, तो दीदी आप खुद आ जाइए। मिठाई भैया खाते नहीं है, लेकिन मुंह मीठा करेंगे। हाँ। टेस्ट आएगा और अपना पुराना टेस्ट याद आएगा। ट्रेन में आ रहे थे ना छोटा छोटा, तो शुभ आपके लिए भी घर पर ये न्यू दीदी के लिए अच्छा लेके आ गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स गुड, नर्सरी केजी का ये फर्स्ट वेरी गुड। सेकंड थर्ड का। किस वजह से नहीं खाते? थोड़ा, हाँ थोड़ा ही देते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी हमारे पास आधा घंटा और है। तो एक मिनट, अच्छा उल्टा उल्टा, एक मिनट, नहीं नहीं ये भैया ऑन, ये गुड। तो कुछ सूचनाएं, सबसे पहले टाइम टेबल सबको मिल गया है, ग्रुप में टाइम टेबल मिल गया होगा। तो अभी हम लोग 11 बजे ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद कब है अगला सेशन? यस भाई, हाँ। सब लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आया होगा 2-3, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जी भैया। तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका लिंक मैं भेज देता हूँ। तो आप अपने बाकी साथियों को लिंक शेयर करके ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है? और उस पर मैं टाइम टेबल वापस शेयर कर दूंगा। आप सबको मैसेज आया होगा ऑटोमेटेड हमारी साइट से, तो उसी दूसरे मैसेज में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक। तो 11 बजे, और नेक्स्ट कब शुरू होगा? ठीक है। तो 11 बजे अभी हम लोग ब्रेक लेंगे आधे घंटे के लिए, फिर 11:30 पे मिलेंगे। तो समय इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो हमको 5 मिनट पहले आप बता देना। हम लोग जो शिविर कर रहे हैं, यदि इसमें समय का पालन किया जाए, अधिकांश समय क्या होता है कि 5-10 मिनट डिले हो जाता है आने में। तो जो भी ब्रेक का समय है, अगर आधे घंटे है तो कम से कम आप 27 मिनट करके आप 2-3 मिनट पहले आ जाइए, ताकि हम लोग एकदम टाइम पे शुरू करें। आज भी सत्र हम लोगों ने 9:30 पे होना था, एकदम ऑन टाइम हम लोग शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो समय को थोड़ा, जी, तो समय पे हम थोड़ा रहेंगे, और मैं भी अपना अलार्म लगा दूंगा
दूसरी ये बात है कि जैसे हम शिविर कर रहे हैं तो शायद आपको ये स्वीकार होगा कि भाई बात हम कह रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका निर्णय मेरे पास होना चाहिए, राइट? मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा हूँ, आप घबराओ मत, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। सिंपल। अभी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और जैसा होगा मैं खुद दूंगा, और उसके पीछे क्या है कि थोड़ा सा मैंने जानबूझ के किया हुआ है और अंत में उसका फ़ायदा मिलेगा। और अभी जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो जो लोग यहाँ पे हैं उनको समय आने पे हम दे देंगे, तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करिए, ठीक है? और इसमें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है उन दोनों का कोई अभी कंपैरिजन नहीं है, और आप खुद महसूस भी करेंगे। तो कई बार इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है फ़ायदा होने की बजाय। तो अभी 1 साल तक मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिजिकली मिलें। 2-3 बार तो शिविर करना ही पड़ता है। मैंने पिछला शिविर में निवेदन किया था कि 1-1.5 साल लगाना चाहिए, है कि नहीं? तो पिछले शिविर से कौन से लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं इस बार? बहुत बड़ी संख्या, तो गुड, मेरा तो सफल हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने रिपीट किया है, अगेन उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, और मिल करके एक अच्छा अध्ययन के जगह पे पहुँचेंगे। क्या है कि बहुत समय लग रहा है, लेकिन जब तक हमारा पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ उसमें लगाएंगे नहीं हैं तो हमको रिजल्ट आएंगे नहीं। तो थोड़ा वर्चुअल की बजाय फिजिकली मिलके करेंगे। और 5-6 तरह के शिविर हैं जिसको मैं करूंगा। इसमें से एक महत्वपूर्ण ये है अध्ययन अभ्यास शिविर। फिर उसके अलावा भी कुछ और शिविर है जिसको मैं आगे करूंगा। उसमें एक मैंने किया था चेतना विकास मूल्य शिक्षा शिविर, उसको अभी और मैं बढ़िया बनाऊंगा। और एक है मानव संचेतना शिविर, उसका नाम ये रहेगा मानव संचेतना शिविर, उसको भी आगे मैं करूंगा। हमने मानव व्यवहार दर्शन अध्ययन शिविर किया था 7 दिन का, शायद आगे उसको एक 15 दिन का मैं करूंगा। तो ऐसे कुछ शिविर हैं। और एक है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था शिविर, उसमें संविधान लूँगा। तो ऐसे 2-3 शिविर मैंने सोचा है कि और रखेंगे आगे जाकर। फिलहाल अभी ये वाला ज़रूरी है, कम से कम प्रक्रिया में हम लगें, हमारा मानस तैयार हो। तो अभी हम लोग वीडियो को रोक कर रखते हैं। जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, सिंपल सी बात है। जब आएंगे यहाँ पे तो उनके लिए वीडियो फिर से रहेगा। तो 1-8 साल ही ऐसा करेंगे, ज़्यादा से लंबा समय नहीं करेंगे। तो ये है। उसके बाद जो सूचना है कि अगर आप लोगों को बैठने में अगर तकलीफ़ हो तो और कुर्सी हम लोग लगा सकते हैं। शायद लंबा बैठना है, दिन भर बैठना है, तो वो जो पीछे कुर्सी है, चूँकि लोग कम है, उसको और आगे करके हम लोग और अरेंज कर सकते हैं। आराम से बैठा जाए, जहाँ जिसको अनुकूलता हो। नीचे बैठने में तो नीचे बैठिए, कुर्सी पे बैठने में तो कुर्सी पे बैठिए। और ब्रेक अगर कम ले सकें तो बढ़िया है, बीच में, जैसे बीच में आना जाना हो गया। और कई बार एक डिस्टरबेंस रहता है फ़ोन के कारण, बीच में कॉल आ जाते हैं। तो अभी आप थोड़ा अपने लिए समय दीजिए 5 दिन, और कम से कम 4 सत्र होते हैं, तो उन 4 सत्रों में आप फ़ोन को म्यूट कर सकते हैं, है ना? और म्यूट कर उल्टा रख दीजिए ताकि स्क्रीन दिखाई ना दे। पता चला म्यूट कर दिए और स्क्रीन ऊपर है, तो बड़ी अच्छी बात चल रही है और फिर चले गए फ़ोन में, ध्यान टूट गया, किसका आया था देख लेते हैं।
तो कोई बहुत ऐसे 1-1.5 घंटे में ऐसी आपदा नहीं आएगी। आराम से उसको म्यूट कर सकते हैं, नहीं तो एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, ऑफ कर सकते हैं, कम से कम म्यूट करिए और उल्टा रख दीजिए ताकि आपका ध्यान बना रहे। तो यही बस 2-3 सूचनाएं हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, आप इतने दूर से आए हो, समय निकाल कर आए हो, तो आपके समय का सदुपयोग होना जरूरी है। हमने जब एडवर्टीजमेंट दिया था तो कुछ ऐसे मुद्दे है ना लिखे थे, इस शिविर में निम्न बिंदुओं पर संवाद एवं स्पष्टता। तो लगभग इसी को अचीव करना चाहूँगा मैं इस शिविर में, जो इसमें लिखा था। पहली बात है कि अध्ययन अभ्यास के प्रक्रिया की स्पष्टता हो जाए आपको। अध्ययन क्या है, अभ्यास क्या है, आपको इसकी स्पष्टता हो जाए, ठीक है। दूसरी जो बात है, आप में समझने के लिए स्वयं में आप तीव्र इच्छा को देख पाएँ कि मेरे अंदर अब तीव्र इच्छा बन रही है। तो इसमें मैं तो नहीं बना सकता, मैं केवल सहयोगी हो सकता हूँ। इच्छा आपकी है, मैं कैसे तीव्र कर सकता हूँ, लेकिन तीव्र हो जाए उस पर कुछ ध्यानाकर्षण कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ पूरकता का निर्वाह कर सकता हूँ, जिससे आपको ये लगेगा कि मेरा 5 दिन बाद जो अध्ययन के लिए पहले डिजायर था उससे में अगर आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव शिफ्ट आ सकता है। आ सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वन वे नहीं है, हम डालने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लगोगे तो आज जो आपने नोट किया है उसमें 5वें दिन आपको एक क्वालिटेटिव शिफ्ट मिलेगा, आप उसको देख भी पाओगे, आपको दिखाई देगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरा है कि हमारी जो जीवन शक्तियां हैं, आशा विचार इच्छा है, अभी बहुत बहिर्गमित है। दुनिया को ठीक करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम लगता है हमको। अच्छा, दुनिया को ठीक भी करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होने से ठीक हो जाएगा, यही ना कि लोग समझ लें। इसके लिए आप अपने शक्तियों का अंतर्नियोजन के बजाय बहिर्गमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ताकि लोग समझदार हो जाएं। और पता चला आप ही नहीं समझे, बाकी लोग तो समझ लिए है, तो ये भी थोड़ा न्याय संगत बात नहीं है। तो आप अपने शक्तियों का पहले नियोजन अपने अनुभव कर पाने के लिए करें। तो उसमें हमारा एक छोटा सा रोल अगेन हो सकता है इस शिविर के माध्यम से। करना तो आप ही को ही है, आपकी शक्तियां हैं, जैसे चाहे आप उपयोग करें, आप सदुपयोग करें या फिर उसको वेस्ट कर दें। बहिर्गमित होने पे जितना हम सोच रहे हैं फायदा होता नहीं है। तो आपकी शक्तियां कैसे अंतर्नियोजित हों, उसमें शायद मेरा थोड़ा एक रोल हो सकता है अगले 4-5 दिनों में। एक और चीज़ है जो हमको फंसा के रखा हुआ है। एक जो फंसा के रखा रहता है सुविधा संग्रह, और दूसरा हमको फंसा के रखा रहता है रहस्य। रहस्यमयी चीज़ें हमारे मानस में बहुत गहरे हैं। स्पेशली जो लोग भारत में पले बढ़े हैं उनके लिए रहस्य बहुत गहरा है। और आधुनिक शिक्षा 100-150 सालों से चल रहा है जो भौतिकता से ओतप्रोत है। इसलिए हमारे अंदर सुविधा संग्रह का भी जो फसावट है वो भी बहुत गहरा हो गया। तो हम दोनों में एकदम फंस गए हैं, रहस्य में भी फंसे हैं और सुविधा संग्रह में भी फंसे हैं। हमारे अंदर बहुत तरह के रहस्य और बहुत तरह के भय, असुरक्षा, ये सब आ चुका है। तो उससे मुक्त कैसे हों और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए निष्ठा कैसे बने, ये एक और उद्देश्य है। अगर हम लोग अगेन 5 दिन करेंगे ठीक से, निष्ठा तो आप में होनी है, मेरी निष्ठा मेरे साथ है, आपकी निष्ठा आपके साथ है ना। लेकिन आपकी निष्ठा अगर नहीं भी बन पाई है तो शायद एक दूसरे की परस्परता का यही एक रोल है जिसमें हम सब एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, पूरक हो सकते हैं, जिसमें एक की निष्ठा को देख करके दूसरे में निष्ठा आ सकती है। वहाँ पे इस शिविर में एक आपको रिजल्ट दिख सकता है। जीने में न्याय धर्म सत्य स्थिर करने के लिए अभ्यास, हम सब अभ्यास करना चाहते हैं।
हम सबको लगता है कि क्या प्रैक्टिस करें, कुछ बताइए। प्रैक्टिस को लेकर हमारे अंदर बहुत सारा पहले से चल रहा है, तो कई तरह के अभ्यास हैं, हमको भी लगता है। तो हम कुछ अभ्यास पे भी बात करेंगे, और ऐसे अभ्यास दोनों, एक तो अभ्यास क्या है, कैसे करें, दूसरा अभ्यास के लिए मेरे अंदर एक नेसेसिटी बने ताकि मैं न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित कर पाऊँ। तो उसके लिए कुछ अभ्यास होंगे, उसको भी हम करेंगे। इसके बाद थोड़ी चर्चा हम स्वनिरीक्षण प्रक्रिया पे करेंगे, और निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण को सटीकता से समझना, उसको कर पाना, इस पे भी बात करेंगे कि भाई निरीक्षण क्या है, परीक्षण क्या है, सर्वेक्षण क्या है, और उसको हम कैसे करेंगे, किस प्रक्रिया के तहत हमारे अंदर ये निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि इसके बगैर हमारा अध्ययन नहीं हो सकता है। तो ये भी एक उद्देश्य हमने रखा हुआ है। और फाइनली ये बात है कि भय प्रलोभन वश जो भी मानव जी रहा है, किसी भी तरह का भय प्रलोभन, उससे मुक्त होकर के मूल्यांकन पूर्वक जीने का अभ्यास। कुल मिलाकर दो ही रास्ता है, एक है भय प्रलोभन पूर्वक जीना, दूसरा है मूल्यांकन पूर्वक जीना। तो मूल्य और मूल्यांकन पूर्वक जीने में हम कैसे स्थिर हों, उसके लिए क्या अभ्यास होगा, कैसे अभ्यास करें, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अगेन मेरा एक रोल इतना ही है कि मैं यहाँ पे एक सहायक की भूमिका में हूँ। करना आपको है, लगाना आपको है। अगर आप ये सोच कर आए हो कि मैं डाल दूंगा, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। हम लोग भी बाबा जी के साथ लंबे समय रहे, हमारे ऊपर हाथ रख कर के उन्होंने अनुभव नहीं करा पाए वो, ठीक है, हमारे सहयोगी रहे, प्रस्ताव दिया, लेकिन आज भी हम लोग अध्ययन किए जा रहे हैं। तो बाबा जी का जो प्रस्ताव है, अनुभव संपन्न व्यक्ति भी हमारे ऊपर हाथ रख के तो अनुभव कराया नहीं। हमारे पास खुद प्रमाण है, मुझे अनुभव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको अध्ययन करा दूंगा, ऐसा नहीं है, ये मेरी अभी जगह नहीं है। आपके अंदर ये सारी चीज़ें मैं भर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। करना आपको है। तो आप 5 दिन लगाकर लेकर आए हो, इस 5 दिन में आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि इस 5 दिन का आप सही सदुपयोग करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास भी अभी अगला 5 दिन होगा, उसको सदुपयोग मैं भी करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और हम लोग मिल करके एक इस अध्ययन कार्य को सफल बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो शिविर के बारे में है। इसके बाद जो बात आई कि मैं यह शिविर क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मुझे क्या मिलना है। तो जो मेरी स्थिति है उसका थोड़ा आपको एक सत्यापन कर देता हूँ। मैं पिछले 4 साल से थोड़ा अपना मन अध्ययन में काफ़ी गहरे से लगाया, लगभग 2020 के टुवार्ड्स द एंड से, और 21 में मैंने काफ़ी अपने अंदर एक स्थिरता भी पाई अध्ययन को लेकर। और मेरी जो स्थिति ऐसी लगती है मुझे, अब ये तो प्रमाण आगे आएगा, मुझे जो लगता है कि साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा बोध मेरे में बनता जा रहा है, ये मैं अपने अंदर देखता हूँ। तो कुल मिलाकर अध्ययन काल में अपने को मैं पाता हूँ। जो मेरी स्थिति है आज की, मैं अपने में अध्ययन की स्थिति को होता हुआ देख पाता हूँ और उसको बहुत स्पष्टता से देख पाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता ये हूँ कि जो आदरणीय बाबा जी ने हमारे समक्ष ये ज्ञान रखा, उस अनुभव ज्ञान को मैं अनुभव कर पाऊँ और अनुभव पूर्वक जी करके प्रमाणित कर पाऊँ। ये मेरा अगला स्टेप है। तो ये शिविर आप अपने लिए करने आए हैं और ये शिविर मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। आप मेरे लिए उस तरह से सहयोगी हैं मेरे विकास के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके यहाँ आने से ये जो मेरा अगला स्टेप है वो मैं पूरा कर पाऊंगा। और इस प्रक्रिया में मुझे एक सहजता भी दिखती है कि यदि मुझे अनुभव तक पहुंचना है तो जो भी मेरे अंदर अवधारणाएं बन रही हैं उसको
प्रमाणित करते हुए मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये शिविर तो प्योरली मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। दूसरा लोगों ने बताया कि यह विद्यालय में बच्चों के लिए कर रहा हूं। मैं सच बताऊं, विद्यालय में भी अपने लिए ही कर रहा हूं, और यहां जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। मुझे लगता है अपने का मतलब मैं सेल्फिश वाली बात नहीं कर रहा। अपने का मतलब इतना ही है कि अनुभव ज्ञान संपन्न होकर के मैं उपकार पूर्वक जी पाऊं, ऐसी योग्यता से संपन्न हो पाऊं, मेरे अंदर जो मानवीयता से जीने की क्षमता है मैं उस क्षमता को वहन कर पाऊं, उसको धारण कर पाऊं, उसके लिए मैं कर रहा हूं। तो ये सारे शिविर एक्चुअली मैं करता अपने लिए हूं, तो उसको उसी तरह से सजाता हूं जिससे मेरे अध्ययन में सहायता मिल जाए। और इस क्रम में यदि आपको सहायता मिल गया तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलेगा कि साथ में पूरकताएं हैं, है ना। तो ये मेरा एक तरह से शिविर करने के पहले मेरा सत्यापन ये है। ठीक है, आपको इसमें से कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, और इस सत्यापन के साथ में आगे बढ़ूंगा। आपका कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, अब बात शुरू होती है अध्ययन की। एक शब्द लिखा ऊपर अध्ययन, और दूसरा लिखा है समाधि संयम सिद्धि। आपने समाधि का शब्द सुना है? आपको समाधि हुई है? नहीं हुई है। आप अध्ययन कर रहे हैं? कितने लोग बोलते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं? अच्छा, समाधि बहुत ऊंची चीज है, ऐसा लगता है कि नहीं? जो भारतीय परंपरा में जिन लोगों को समाधि हुई उनको हम किस स्थान पे रख रहे हैं अपने भाव में? जैसे अगर हम बोले महर्षि रमण अभी कुछ समय पहले हुए, या बाबा जी के गुरु जी चंद्रशेखर भारती जी, उनके प्रति मेरे मन में कैसा भाव उठता है? ऐसा लगता है ना काफी ऊंचाई पे पहुंचे। या फिर भगवान बुद्ध, या फिर बहुत सारे ऋषि जिनको हम सुनते आए हैं। तो जब मैं सुनता हूं कि किसी को समाधि हो गया है तो मेरे अंदर भाव कैसा उठता है समाधि को लेकर? बहुत ऊंची स्थिति में हम मानते हैं, है कि नहीं? समाधि पूर्वक उनको संयम प्राप्ति हुई और सिद्धियां मिली। आज तो सिद्धियां आप लोग सिद्धि सुन चुके हो तो शायद वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जो समाज में प्रचलन में है, अगर बोलें कि कोई सिद्ध पुरुष है जिसको सिद्धियां प्राप्त है, उसके प्रति लोगों में कैसी फीलिंग होती है? बहुत ऊंचा। और मैं बोलूंगा कि मुझे समाधि हुई है तो मैं कहां देखूंगा अपने को? समाधि के रेफरेंस में अपने को कहां देखूंगा मैं? या सिद्धि के रेफरेंस में मैं कहां खड़ा हूं? दूरी लगती है कि नजदीक लगता है? दूरी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं उसको बहुत ऊंचा मानता हूं, और मैं अपने को ठीक से देख भी पाता हूं कि यार मैं उस जगह पे नहीं हूं। जो सिद्धि की बात की गई, समाधि की बात कही गई, वो बहुत ऊंची बात है। तब मैं देख पाता हूं कि आदमी की जो हाइट है बहुत बड़ी है, और उसके रेफरेंस में मैं अभी छोटा हूं जब मैं समाधि को रख रहा हूं। तो मेरे अंदर समाधि को लेकर, संयम को लेकर, सिद्धि को लेकर एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ी ग्रैंड फीलिंग है। क्योंकि हजारों साल में 2, 4, 10 को ही हुए, बहुत रेयर है। सबको तो समाधि प्राप्त होती नहीं, और आदमी अपना पूरा लगाता है। बाबा जी को भी 20 साल लगाना पड़े तो पूरा लगाकर एक स्थिति प्राप्त होती है। तो हमको भी पता है कि ये एक
कठिन काम है, ये एक तप है, साधना है, बहुत जतन करना पड़ता है कि नहीं? जब मैं अध्ययन शब्द सुनता हूं तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आती है, क्या भाव उठता है, कितना ग्रैंड है मेरे अंदर, ये एक जांचने का मुद्दा है। क्योंकि हम बचपन से क्या होता है, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमको सुनाई देता है स्टडी करने जा रहे हैं, बाहर गया स्टडी करने, क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अध्ययन कर रहे हैं अभी, तो है ना। तो अध्ययन शब्द सुनते सुनते थोड़ा उसकी फीलिंग कैसी है, बहुत साधारण सामान्य फीलिंग है अध्ययन की, है ना। शब्द को लेकर एक बड़ी सामान्य फीलिंग है। अगर हम सामान्य लोगों में हम बोले अध्ययन और समाधि, तो दोनों को सुन करके केवल भाव किस में ज्यादा बड़ा होगा? लोगों को लगे बहुत ऊंची बात है, राइट। अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है भाई, अध्ययन करने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम सब करते ही हैं स्टडी। बच्चे तो हर साल जब एग्जाम आ जाता है तो बहुत स्टडी करते हैं, कभी कम स्टडी करते हैं, स्टडी तो हो ही रहा होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अध्ययन करने में, कि अध्ययन शब्द को लेकर जो मेरे अंदर भाव है अभी, वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। एक्चुअली अध्ययन बाबा जी कब कर पाए? समाधि संयम के बाद। अध्ययन कौन सी वस्तु है? जो समाधि संयम के बाद होने वाली क्रिया है, वो है अध्ययन। समाधि के पहले नहीं हो पाया, ठीक है। तो जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं समाधि संयम, और उसमें समाधि के बाद सिद्धि उनको बहुत बड़ी चीज लगी नहीं, तो समाधि संयम प्राप्त व्यक्ति, सिद्ध पुरुष जिसको पाए हैं, जहां वो खत्म होता है वहां से अध्ययन शुरू होता है। तो जो अध्ययन को लेकर मेरे मन में भाव उठना चाहिए, अभी वो भाव ही नहीं है कि मैं कितनी बड़ी चीज कर रहा हूं। मुझे लग रहा है बस अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्ययन शिविर में जा रहे हैं भाई, अध्ययन शिविर में जा रहे हैं, लो जी अध्ययन शिविर है। समझ रहे हो? और ये भले ही हम हंसी में कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर जैसे जैसे अध्ययन की स्पष्टता होगी, ये समझ में आएगा कि मनुष्य का जो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ आदमी कर सकता है, लिविंग ह्यूमन, वो है अध्ययन। और ये पुरुषार्थ वो है जो समाधि के लिए जितना जतन है, संयम के लिए जितना जतन है, सिद्धियां पाने के लिए जो जतन है, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा ये कार्यक्रम है। तो जिस बात को बाबा जी मानव जाति के सामने रखे हैं, अध्ययन की पूरी प्रक्रिया को, वो मानव जाति का सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाखों साल से मानव ने जो किया, उसमें जो हाईएस्ट पहले अचीव हुआ, वो है समाधि, संयम, सिद्धि। और अगर सबको मिलाकर आज देखा जाए तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानव जाति के सामने है, वो है कि हम अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करने का अवसर है हमारे पास। अध्ययन बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि अध्ययन पूर्वक ही मनुष्य क्या पाता है? अनुभव, प्रक्रिया अध्ययन की है। तो जब मनुष्य क्या है? भावों से चलता है। जब तक आपके अंदर अध्ययन की विशालता का भाव नहीं बनेगा, तब तक अध्ययन की प्राथमिकता आप में नहीं बनेगी। क्योंकि प्राथमिकता हम किस में देते हैं? जो चीज सर्वश्रेष्ठ है उसमें देते हैं, है ना। तो प्राथमिकता जो श्रेष्ठ है उसमें हम प्राथमिकता देते हैं। तो अध्ययन में अभी प्राथमिकता इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, वो शायद हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कोई कह सकता है जी आप ऐसा कह रहे हैं कि
अध्ययन की जो हाइट है नहीं पहचान पाए। पहले तो हम समाधि की तो हाइट को पहचानते हैं, फिर क्यों नहीं कर पाए? उसकी भी तो हाइट थी, लेकिन हम समाधि के लिए तो नहीं लगे, तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो समाधि की प्रक्रिया है वो निश्चित नहीं है। हमको नहीं मालूम है कि होगा या नहीं होगा।